ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये पाकिस्तानी किसानों को फायदा नहीं देना चाह रहे। सरकार एक रेट मुकर्रर करती, उस रेट पे किसानों से गंदम लेती और उससे फायदा भी होता, किसान को भी होता, सरकार को भी होता, पाकिस्तानियों को भी होता, और आटे की कीमत भी कंट्रोल में रहती। लेकिन इन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, सारा कुछ दे दिया माफिया के हाथ में। माफिया इनके अपने लोग हैं, वो सस्ती गंदम खरीदते। देखें, ये 4 महीने की दिहाड़ी होती है, सीधी सीधी। कैसे 4 से 6 महीने के अंदर आप अपना पैसा डबल कर लेते हैं, डबल नहीं कर लेते तो आप 50% कमा लेते हैं। आप गए किसान के पास, आपने फर्ज करें 3,000 रुपये में गंदम खरीदी और आप 2 महीने के बाद 4,000 रुपये में बेच दें, तो आप देखें ना, आपने 3,000 पे 4,000 कमा लिया। अब कोई भी बिजनेस 2 महीने में इतना पैसा नहीं देता, और अगर आप वेट करें और गंदम को पीस के बेचें तो आप पैसा अपना डबल करें। यही पाकिस्तान के अंदर जो सरमायादार हैं वो कर रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों में पैसा है पाकिस्तान में कि गरीब को लूटी जाओ। अब 20 लाख टन गंदम जो है वो बैरून मुल्क से दरामद करनी पड़ रही है। मुल्क में ग़िज़ाई बहरान का खदशा पैदा हो गया है। 20 लाख टन गंदम पाकिस्तान को बाहर से दरामद करनी पड़ेगी। 35 लाख टन से ज़ायद गंदम का शॉर्टफॉल इस वक्त मौजूद है, और ये सरकारी रिपोर्ट है, मैं आपको नहीं कह रहा। अब ये गंदम कहाँ से आएगी? अमेरिका को खुश करने के लिए अमेरिका से भी ली जा सकती है। हालांकि रशिया और यूक्रेन में दुनिया की बेहतरीन गंदम जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में वहाँ पे पैदा होती है। वहाँ से आप ले सकते हैं सस्ती गंदम, आप खित्ते में ले सकते हैं सस्ती गंदम। लेकिन ये गंदम आप ख़रीदेंगे, बहुत मुमकिन है, हो सकता है अमेरिका को खुश करने के लिए उनकी मर्ज़ी से या उनसे ले ली जाए। लेकिन गंदम का एक बहरान पैदा हो गया है, और ये बहरान जानबूझकर पैदा किया गया। ये 2022 में इक़्तिदार में आए गंदम का बहरान, 2023 में गंदम का बहरान, 2024 में फिर बहरान, 2025 में फिर बहरान, अब 2026 में फिर बहरान। एक साल भी इन्होंने नॉर्मलाइज नहीं होने दिया। मरीम नवाज के 3 साल हैं बतौर वज़ीर आला पंजाब के, तीनों सालों में गंदम का बहरान रहा है। और प्रायोरिटीज़ की बात हम कर रहे थे ना, तो नीलम जेनम एक मनसूबा है जिसका सरचार्ज आप भर रहे हैं। जब भी कभी आप अपना बिल उठाकर देखते हैं तो उसमें नीलम जेलम एक सरचार्ज लगा होता है। वो पता क्यों लगा हुआ है? कि हम एक नीलम जेलम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वहाँ से बहुत सस्ती बिजली पैदा होगी, वो बिजली हम पाकिस्तानियों को देंगे, और इस तरह पाकिस्तानी जो है वो सस्ती बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन हुआ क्या कि अब इस मंसूबे को बंद कर दिया गया, और 2028 तक इस मंसूबे को फ्रीज कर दिया गया कि इसके ऊपर अब पैसा नहीं डाला जाएगा। जब 2028 में इस मंसूबे को दोबारा शुरू करेंगे ना, तो आप मेरे से लिख कर ले लें। एक तो इसका डिज़ाइन ही पहले इन्होंने ख़राब किया, दूसरा आप मेरे से लिख कर ले लें कि ये पहले से कई गुना ज़्यादा लागत का मंसूबा बन चुका होगा। 969 मेगावाट का ये मंसूबा था, 700 मेगावाट का आज़ाद पत्तन मंसूबा था, 1124 मेगावाट का कोहाला वाला मंसूबा था, 8 मेगावाट का एक और मंसूबा था। अब ये सारे मंसूबे इन्होंने बंद कर दिए। ये मंसूबे सस्ती बिजली बनाने वाले मंसूबे हैं। लेकिन अगर सस्ती बिजली बन गई तो फिर आईपीपीज़ की महंगी बिजली कौन खरीदेगा? और फिर आईपीपीज़ को जो आप इजाफी पेमेंट दिलवाते हैं कैपेसिटी पेमेंट के नाम के ऊपर, वो फिर कौन दिलवाएगा? और उसका कमीशन इनकी जेबों में कैसे जाएगा? तो आसान तरीका यह है कि आप पानी से बिजली ना बनाएं, वो इंडिया बना लेगा, वो आप इंडिया पे छोड़ दें। देखिए ना, यही पानी इंडिया से आ रहा है, इंडिया इस पानी पे बिजली बना रहा है। जब ये पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है, पाकिस्तान इस पानी को कुछ नहीं करता, ये पानी सीधा समंदर में जाता है, और पाकिस्तान इससे बिजली बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए कि यहाँ पे बड़े बड़े जायंट्स आकर बैठे हुए हैं, और उन्होंने हुक्मरानों के साथ गठजोड़ किया हुआ है, और वो आईपीपीज़ के जरिए से बिजली बना रहे हैं। वो 100 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी है, बनाते 10 मेगावाट है, पैसे 100 मेगावाट के लेते हैं। आपका अपना वफाकी वजीर पानी और बिजली वो ये कह चुका है, लगारी, वो ये कह चुका है कि 1 यूनिट का इस्तेमाल करने के बाद अवाम को 4 यूनिट के पैसे देने पड़ते हैं। वजह क्या है? कैपेसिटी पेमेंट और वो मुआहदे जो इन लोगों के साथ कर लिए गए कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको पैसा देते चले जाएंगे। और अगर कहीं हाइड्रल बिजली बन जाती है या ये पानी से सस्ती बिजली बना लेते हैं, तो फिर तो अवाम कहेंगे हमें ये वाली बिजली दो, हमें ये आईपीपीज़ की महंगी बिजली नहीं चाहिए। तो फिर आईपीपीज़ कहाँ जाएंगे? उनको पैसा कौन देगा? और कमीशन इनकी जेबों में कैसे आएगा? ये है वो सारा घटिया खेल जो खेला जा रहा है। लेकिन जो मंसूबे कौम को बनाते हैं ना, उन्हें आगे नहीं चलने दे रहे। लेकिन क्योंकि इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को, लाहौर एयरपोर्ट को और कराची एयरपोर्ट को बेचना है, इन 3 एयरपोर्टों की निजीकारी के लिए इन्होंने सिस्टम में डाल दिया। अब इन एयरपोर्ट्स की तौसीह के लिए मंसूबे आ गए, यानी इनको बेचना है तो इन पे कौम का अरबों रुपया पहले लगाओ, फिर बेच दो। कैसा है?
अभी 200 अरब रुपया इन्होंने रख लिया इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तौसीह के लिए, जबकि खारिया मोटरवे के लिए भी 200 अरब रुपया इन्होंने रख लिया। ये वो मंसूबे हैं जो बिजली से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सस्ती बिजली से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन मंसूबों पे काम किया जा रहा है क्योंकि इन्हें बेच देना है बाद में। और जिन मंसूबों पे काम होना चाहिए उनको रोक दिया गया है ताकि आईपीपीज़ की महंगी बिजली खरीदने पे कौम मजबूर हो जाए। नादरीन, ये रंगबाज है, इन्होंने रंगबाजी की है हमेशा। अभी ये नारोवाल का एक वाकया है, ये जागो वालों ने इसको रिपोर्ट कर दिया, खबर चला दी इसकी, वरना ये पता ही नहीं चलना था। हुआ ये कि मरियम नवाज के नाम के ऊपर वहां पे सूबाई वज़रा ने जाके व्हील चेयर और इलेक्ट्रिक स्कूटियां जो हैं वो बांट दी माजूर बच्चों में। एक माजूर बच्चा है उसको साथ बैठाया हुआ उन्होंने, दूसरा माजूर बच्चा है उसको भी साथ बैठाया हुआ इंटरव्यू में। एक को मिली थी व्हील चेयर और एक को मिली थी इलेक्ट्रिक स्कूटी, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा नॉर्मल हो पाए। वो जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मरियम नवाज की टीम वापस गई तो जनाब उन्होंने, जिन्होंने प्रोग्राम करवाया था, उन्होंने बाहर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा जी ये व्हील चेयर हमारे हवाले करें वापस और ये स्कूटी भी हमारे हवाले करें वापस, बस हमने आपको दिखाने के लिए दी थी। और वो बच्चे बेचारे बैठे हुए हैं बोर होके। उन्होंने कहा जी हमारी व्हील चेयर भी वापस ले ली, हमारी स्कूटी भी वापस ले ली और ये भी रिपोर्ट हो गया। तो इसी तरह इन्होंने कौम को कहा जी 300 यूनिट तक बिजली हम आपको मुफ्त देंगे। कौम को पता था झूठ बोल रहे हैं, कौम ने इनको वोट ही नहीं डाले, कौम ने इनको मारे लित्तर और इनको किया रिजेक्ट। कौम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, ये बूट पॉलिश करके तस्मों के साथ लटक के इक्तदार में आकर बैठ गए। और बैठने के बाद चलो वादा तो पूरा कर लो, इन्होंने फिर भी वादा पूरा नहीं किया। और सीधी सी बात है, इनको पता है कौम ने इनको वोट तो दिया नहीं, तो ये कौम के बारे में क्यों सोचें। ये तो नवाज शरीफ माजी में कहता रहा है ना कि जो लोग इक्तदार में चोर रास्ते से आते हैं वो कभी भी अवाम का ख्याल नहीं रखते। तो आज नवाज शरीफ चोर रास्ते में अपने ख़ानदान समेत इक्तदार में आया तो वो ख्याल कैसे रखेगा। शोहदा के लवाहिकीन अलग शिकवे कर रहे हैं, गिले कर रहे हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, साबिर खान साहब, ये आसिफ शहीद के भाई हैं जो बलूचिस्तान में शहीद हुए। बलूचिस्तान में बहुत सारे पुलिस वाले शहीद हुए ना, पहाड़ों पे लाशें पड़ी रही, कोई उठाने वाला नहीं था। अब ये शहीद का भाई ये बताता है कि एफसी ने 2 किलोमीटर दूर थी एफसी, वो मदद के लिए नहीं आए, उन्हें जनाब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, नौकरी से इधर उधर हटा दिया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। हमारे लोग मारे जा रहे थे और वो मदद के लिए नहीं आ रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि जनाब बहुत बड़ी तादाद में पुलिस वाले इस्तीफे दे रहे हैं। ये एक शहीद पुलिस वाले का भाई बता रहा है, मेरे भाई ने 12 गोलियां सामने से खाई हैं। मेरा भाई दलेर आदमी था, बुज़दिल नहीं था अपने भाई का। उसने बताया, उसने कहा लाशें पहाड़ों पर पड़ी नहीं 3 दिन, कोई वहां पे उठाने वाला नहीं था, आप में उन्हें उठाने की हिम्मत नहीं थी, पुलिस वाले नौकरियों से इस्तीफे दे रहे हैं। वो कह रहा है मैं लाशें लेके कहां जाऊं। ये नाजरीन बलूचिस्तान की सूरत हाल है। और आज ये यही सूरत हाल कश्मीर में पैदा करना चाहते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोग डट गए, वो खड़े हैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर। और वो सरकारी मुलाजिम जो तनख्वाहदार मुलाजिम है उससे हारने को तैयार नहीं है। आफरीन है आज़ाद कश्मीर के लोगों पे भी और उन लोगों पे भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खास तौर पे ख़वातीन, उन्हें तो मैं कहूँगा आफरीन है। देखिए ना, बहुत सारे लोग कहते हैं इमरान खान को उसके लोग छोड़ गए, इमरान खान को ये बंदा छोड़ गया, वो बंदा छोड़ गया, ये तस्वीर आ गई, देखें इतने लोग इमरान खान के साथ थे, ये सारे आज नहीं है। क्या ये सारे किसी और पॉलिटिकल पार्टी में खुद अपनी मर्जी से चले गए, या इन्हें कोई लालच देकर ले गया, या ये नज़रियाती तौर पे इमरान खान से इख्तलाफ करके चले गए। वो भाई उनके ऊपर बंदूकें लेके चढ़ गए थे, जर्नैलों ने फैसला कर लिया था। एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो सियासी लोग होते हैं वो कोई ट्रेंड कमांडोज नहीं होते, वो कोई बंदूकों से नहीं लड़ सकते, वो बेचारे सियासी लोग होते हैं। इन्होंने मार मार के बेड़ा गर्क कर दिया, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ, इन्होंने किसी की बहू उठा ली, हर एक के बेडरूम के अंदर ये घुस गए। लोगों की अपनी इज्जत भी है, किसी का कारोबार बंद कर दिया, हर एक को अलग अलग तरीके से इन्होंने ब्लैकमेल किया। लेकिन इसके बावजूद जो लोग आज भी डट कर खड़े हैं, खास तौर पे खवातीन, उन पे तो आफरीन है। उन तो दोनों हाथों से सल्यूट है उन्हें कि उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हलकान कर दिया और ये आज भी परेशान हुए फिरते हैं कि हम इनसे जान कैसे छुड़ाएं। इनमें खास तौर पे इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान हार नहीं मानेगा तो बेशुमार लोग हार नहीं मानेंगे। पूरी कौम जो है वो इमरान खान के अंदर लड़ती है। उन्हें लगता है कि ये आदमी जीतेगा तो हम जीत जाएंगे बतौर कौम, और अगर ये आदमी हारेगा तो हम हार जाएंगे बतौर कौम। ये इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। 90% आदमी इमरान खान को, खवातीनों हज़रात पाकिस्तान में जो हैं वो उसको पसंद करते हैं इसी बुनियाद पे कि उसने उस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर दिया जो अनडिफीटेबल थे। वो जो चाहते थे पाकिस्तान में करते थे और करते चले आ रहे थे। बहरहाल आज़ाद कश्मीर के लोगों ने
डट कर, यानी आज 38-39 दिन हो गए, उन्होंने ये साबित किया कि सब लोग ऐसे नहीं होते जिन्हें जल्दी हराया जा सके। वो डट कर खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में अब ये गिला नहीं करना चाहिए कि लोग खड़े नहीं होते। जो खड़े हैं उनका साथ देना चाहिए। तमाम लोगों को सोशल मीडिया पे बलोचों के लिए और आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए जो डट कर मुकाबला कर रहे हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।